तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस समय आज जो घोषणाएं की, हमारे किसान और किसानों के इर्द गिर्द जो मूलभूत ढांचा है उसको मजबूत करने का एक प्लान सरकार ने सामने रखा है। वित्त मंत्री का कहना था 11 कदम वो सामने रख रही हैं और 8 कदम जो हैं उसमें जो अहम है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो किसान है वो किस तरह से अपनी किसानी है मार्केट तक पहुंचाए या उसको कैसे लाभ मिल सकता है या कैसे वो अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, इसके मद्देनज़र ये 8 कदम रखे गए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय आपको बता दें, सुरजीत मजूमदार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर JNU इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग से जुड़े हुए हैं, और साथ ही MK वेणु फाउंडिंग एडिटर दुबाया के हमारे साथ हैं। अगर मैं मजूमदार साहब पहले आपके पास आऊँ और आपसे समझना चाहूँ, आज जो तमाम कई कदम उठाए गए हैं और पहले में तो जिस तरह से 18,700 करोड़ किसानों को सीधे खाते में गया, ये तमाम चीज़ें कही गई, फिर 74,300 करोड़ सीधे MSP खरीद की बात कही गई, फिर 8 कदम जो माइक्रो फूड एंटरप्राइज कह के और तमाम उसमें सब डिविजन्स किए गए हैं। किस तरह से आंक रहे हैं हमारे किसान को, कितना फ़ायदा इससे होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, अगर आप 3 दिनों में जो भी अनाउंस किया है वित्त मंत्री ने, इन सब अनाउंसमेंट्स का अगर सार देखें तो ये है कि सरकार ये नहीं कह रही कि किसान हो, मजदूर हो, व्यवसाय हो, उनको मदद करेगी सरकार अपने खर्चे को बढ़ाकर। उल्टा ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जाएगा कि सब लोग जो है, जो मौजूदा उनका कर्जा है उसको कैसे और बढ़ाए। कर्जा माफ भी नहीं है, कर्जा और बढ़ाए। अगर ये इस तरीके से अगर आप अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने का प्रयास करते हैं तो ये सफल होना संभव नहीं है, क्योंकि कर्जा लेकर अगर आप और अधिक कर्जा लेकर अगर आप काम करना चाहे, सबसे पहले जरूरत तो ये है कि कर्जा लौटाने के लिए आपकी आमदनी होनी चाहिए। अगर आमदनी को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी, और उस आमदनी में को जो आगे भी आमदनी को नुकसान होने की संभावनाएं हैं, उसको कैसे कम किया जाएगा। तो आप ये नहीं कह रहे कि आप किसानों को बेहतर दाम देंगे। बिल्कुल, तो मैं आपकी बात समझी। आपका ये कहना है कि किस तरह से कर्जा बढ़ाने की बात ज्यादा की जा रही है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहूं और समझने की जी, मैं मिस्टर वेणु के पास जाना चाहती हूँ। वेणु, आपका आंकलन क्या है? अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आज पूरा दिन, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किसानों के नाम थी, किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई थी, स्कीम्स की बात कही गई, और मिस्टर मजूमदार का कहना है कि भाई ये तो कर्ज बढ़ाने की बात है, कर्ज माफ तो हो नहीं रहा है। वेणु, आपका क्या आकलन है? देखिए निधि, आज जो बातें कही गई हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने देखा है रॉयटर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट ने वित्त मंत्री से कहा कि भाई ये सारी चीजें तो बजट में भी थी, फिशरीज, फूड एंड माउथ डिजीज, उसके लिए एलोकेशन, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स भी अगर आप जाएं तो फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स का भी अनाउंसमेंट हो चुका है बजट में, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर 1 लाख करोड़, उसमें ये कब खर्चा होगा, अगले 2 साल का, 3 साल का। तो ये सारी अच्छी बातें हैं, मगर ये लंबे दायरे की बातें हैं और ये कब होगा। और जब हम फिस्कल स्टिमुलस की बात कर रहे हैं आज के संदर्भ में, तो आज एकदम से किसानों के हाथ में और वर्कर्स के हाथ में क्या आप सरकार दे रही है, उसका अभी तक मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से। और पिछले दो दिन में आपने देखा जो लोगों को कर्जा दिया जा रहा है, गरीबों को कर्जा दिया जा रहा है, और किसानों को 2 लाख करोड़ का किसान कार्ड वो दिया जा रहा है के जरिए, और हॉकर जो अपने जो रेडी पटरी लगाने वालों के लिए उनके लिए बैंक लोन का इंतजाम किया। ऐसे टाइम पे मेरा ये मानना है कि आप लोन दे के वेलफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को इस वक्त राहत की जरूरत है। राहत मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा।
बिल्कुल सही बात आपका ये कहना है कि राहत नजर नहीं आ रही और प्रोफेसर मजुमदार कह रहे हैं कि एक तरह से कर्ज बढ़ाने की बात है। शशांक सौरभ भी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, आपका आंकलन क्या है? किसानों को प्रोत्साहन देना इस समय कि आप और लोन ले लें, हम ये स्कीम्स ला रहे हैं, ये ठीक है या इस समय उनकी फौरी मदद होनी चाहिए थी? उस दिशा में सरकार कदम उठाती नहीं दिखी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वन साइज डजंट फिट ऑल। हमें अलग अलग वर्गों की समस्याओं को अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा और उनके अलग अलग प्रावधान किए जाने चाहिए, उपाय किए जाने चाहिए। अगर हम व्यापारी वर्ग की बात करें तो उनके लिए कोरोना क्राइसिस कैश फ्लो का क्राइसिस है और कैश फ्लो क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी का प्रबंध किया गया, जो कि वित्त मंत्री ने कल जिसको घोषणा किया। अगर हम गरीबों की बात करें तो उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता है उनके लिए पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। उसके लिए वित्त मंत्री ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से पर्याप्त अन्न मुहैया कराया जाएगा। अब ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो अन्न प्रॉपर बेनिफिशियरी तक पहुंचे। अब आते हैं किसानों के सवाल पे, जिससे आज वित्त मंत्री का भाषण केंद्रित रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रित रही। अभी को पैनलिस्ट ने कहा कि इस समय पे कर्ज माफी होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्ज माफी तो पहले भी हुए थे। कर्ज माफी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं है। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए किसानों की आय बढ़ानी होगी। उस आय को बढ़ाने के लिए हमें कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। आज जो वित्त मंत्री ने बातें करी हैं उसमें उन्होंने वही सारी बातें की हैं जो हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी। आजादी के बाद किसानों के हितों की चिंता तो सबने करी, तमाम तरह की कर्ज माफी स्कीम्स आती गई, हम लोगों ने शॉर्टकट लिया, लेकिन कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पे कभी भी हमारा ध्यान नहीं गया। आज मैं अगर ये कहना चाहूँ कि आज वित्त मंत्री ने जो भी ऐलान किए, चाहे वो 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, ये सारे प्रावधान ऐसे हैं जिससे कि किसानों की आय बढ़ेगी। कर्ज माफी केवल एक बार का तात्कालिक समाधान है। बिल्कुल, आपसे ये समझने की आपकी बात सही है कि किसानों का प्रोत्साहन हो रहा है, किसानों के संदर्भ में आज बातचीत हुई, हम ये तो कह सकते हैं। लेकिन मजुमदार सर, अगर मैं आपके पास आपसे समझना चाहूँ कि तमाम स्कीम्स कही गई कि भाई 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज होंगे। अब जिस तरह से एग्जाम्पल दिया गया, मखाना बिहार से आ जाएगा, कश्मीर से केसर आ जाएगा, कर्नाटक से रागी आ जाएगी, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये तो हमारे एग्रीकल्चर के मैनेजमेंट की बात हो गई। इस समय जो किसान है वो क्या करेगा, जिसके पास 1.5 महीने से कुछ नहीं है, ना वो कुछ कर सकता था, ना वो बेच सकता था। हालांकि बाद के दिनों में बेचने की अनुमति दी गई। तो प्रोफेसर मजुमदार, किसान की इस समय क्या स्थिति होगी? उसके हाथ क्या आया? मैं आपसे ही समझना चाहूंगी। कर्ज ले ले वो, अगर ना भी लेना चाहे कर्ज, लेकिन हाथ में क्या लगा उसके? बिल्कुल, आप जो बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, हम आमतौर पे कृषि क्षेत्र की क्या समस्या है, उसका क्या समाधान होना है, उस पर विचार विमर्श आज नहीं कर रहे। आज जो संदर्भ है कि लॉकडाउन और अन्य मेजर्स के कारण जो किसानों को नुकसान हुआ है, उनकी आमदनी को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे हो और उससे आगे कृषि क्षेत्र को नुकसान ना हो और उसको कैसे उसको कैसे पूरा किया जाए, ये संदर्भ है। ये अगर आप ये कदम उठा रहे हैं कि 5 साल में 10 साल में कृषि क्षेत्र में कैसे और बेहतरी होगी, तो वो तो आप कोविड-19 के पहले भी बोल सकते थे। उसमें आज क्या नया आया? आज जो संदर्भ है उसमें किसानों की आमदनी का जो नुकसान हुआ है, सबसे पहले तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। उसकी भरपाई कैसे? उसकी भरपाई नहीं होगी तो उनको क्या राहत मिलेगी? हम देख रहे हैं किसान भी जो है आज इस हालत में है कि कम खा रहे हैं। सर्वे ये दिखा रहे हैं कि वो कम खा रहे हैं क्योंकि उनकी आमदनी नहीं है। जो उनका उपज है उसको वो बेच नहीं पा रहे, दाम उसके लिए मिल नहीं पा रहा है, फसल का नुकसान हो रहा है। सरकारी प्रोक्योरमेंट भी जो है वो हर साल होती है उसके मुकाबले, तो किसान के जो आज नुकसान है आमदनी की, उसको पूरा करना जरूरी है। आप ये नहीं करके आप कह रहे हैं कि आप और कर्जा ले लो। ठीक है वेणु, मैं आपसे समझना, जी सर, ठीक है सर, वेणु मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक अहम ऐलान जो लग रहा था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है 1955 का, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कहा गया, हमारे कृषि क्षेत्र में लाया जा रहा है और इस पे बदलाव लाया जाएगा।
खास तौर से जो हमारे टमाटर, प्याज, जो पेरिशेबल गुड्स हैं, दालें हैं, सीड्स हैं, अब इसको डीरेगुलेट किया जाएगा। अब ये कानून आया नहीं है, लेकिन इसकी मंशा जताई गई। क्या इससे कुछ फायदा होगा? आप कैसे देख रहे हैं जो ये प्रशासनिक बदलावों की बात हो रही है? देखिए निधि, ये बात ये पहले भी ये बातें हो चुकी हैं और कई बारी इसमें मेरिट भी है कि कई चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटी से आप बाहर लाने से उनमें जो खरीद फरोख्त की जो फ्रीडम जो होती है वो ज़्यादा होता है और उससे एक मार्केट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हो जाता है, तो किसान को उसमें अच्छा प्राइस भी मिलता है। मगर कई बारी निधि ये पहले देखा गया कि एकदम से कुछ चीज़ों में जब तो फिर से वो एसेंशियल कमोडिटीज को एक्सटेंड कर दिया जाता है, फिर लागू कर दिया जाता है। तो ये पहले इनको चीज़ों को हटाया गया, फिर वापस लाया गया, फिर हटाया गया, वापस तो ये चीज़ें ऊपर नीचे इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा जो पूरा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी पूरा एक एग्री मार्केट है, वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। तो जब तक वो पूरा होता नहीं है और एक किस्म से पूरा सप्लाई चेन नहीं बनता फार्म टू कंज्यूमर तक, तो ये बातें होती रहेगी। तो हालांकि ये जो बातें इसमें कोई बुराई नहीं, अभी भी अगर डीरेगुलेट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मगर निधि, मैं उसी बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि फिस्कल स्टिमुलस कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि अगले 3-4 महीने में जो किसान की आमदनी को किस तरह भरपाई की जाए, उसका कॉस्ट बढ़ा है इस बारी। जिस कंडीशन में उसने हार्वेस्ट किया है, वो उसको कई स्टेट्स ने पीएमओ को लिखा कि हमें थोड़ा किसानों को थोड़ा बोनस दिया जाए, हालांकि वो नहीं दिया गया। मैं सोच रहा था कि कुछ किसानों को एक अलग से ऊपर से, अब निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि बहुत अच्छा काम हुआ है हार्वेस्ट का, कई स्टेट्स ने अच्छा काम किया है, मगर उस स्टेट्स के किसानों को आय में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं, और इस बारी सेंटर को एक स्पेशल बोनस दे सकती थी। बाकी ये जो सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बातें हैं, ये निधि, आप 2014 का बजट ले लीजिए, 15, मैं किसी के साथ भी बैठ के पढ़ने के लिए तैयार हूं बजट को। ये सारी चीजें कहीं जा चुकी है पिछले 3-4 साल में। फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशरीज, फूड एंड माउथ डिजीज, इसमें कोई नई बात नहीं है। और नई एकदम से अगले 3-4 महीने में, 6 महीने में जो किसानों की और भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर की जो समस्याएं हैं, जो उसको किस तरह आप, और सारे देश पैसा दे रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास और देशों के पास पैसा, और भी जो इंडिया की तरह डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके पास इतनी रिसोर्सेस नहीं है, वो भी दे रही हैं। तो मैं अभी तक, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, 20 लाख करोड़ का पूरा एक ऑलमोस्ट 90% उसका पूरा पिछले 3 दिन में स्टिमुलस का वो हो चुका है डिस्क्रिप्शन, मगर लोगों के हाथ में, गरीबों के हाथ में क्या डायरेक्टली सरकार पैसे दे रही है राहत के तौर पे, अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है वेणु, इसी मौके पर एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं और शशांक सौरभ के पास आएंगे और पूछेंगे जो 20 लाख करोड़ की बात हो रही थी, उसमें हमारे किसान के हाथ में, अगर आज कहें कि कल शाम तक क्या कुछ आएगा या नहीं आएगा, या सिर्फ उम्मीद बनेगी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। तो हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट बने हुए। शशांक, सौरभ, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी जिस तरह से मैंने ब्रेक से पहले वेणु से पूछा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात, ये बहुत, इसमें बदलाव करने की बात सरकार ने कही है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन क्या इससे जो हमारा टमाटर, प्याज, दालें हैं, सीड्स हैं, हमारे किसान को तुरंत अपना उत्पाद ले जाने में इसमें अभी फायदा मिलेगा, या ये इसका बदलाव होगा तब जाकर इसका ये असर कारगर होगा? देखिए, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव होने में समय लगेगा। इसके लिए या तो ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या संसद से कानून बनेगा, ये तब की बात है। वर्तमान समय में अगर हम बोलें, क्योंकि जिस भी चीज़ की अपने बात करी, चाहे टमाटर हो, फल सब्जियां हो, ये हैं, इसके लिए हम वेट कि बनेगा, क्या होगा कहते हैं। तत्कालीन परिस्थितियों की अगर मैं बात करूँ, किसान की समस्याओं की वास्तविकता को समझना होगा। कई सारे राज्यों में इस साल बम्पर क्रॉप हुआ है, रबी की फसल, खरीफ की फसल काफी अच्छी हुई है। और अगर हम किसानों की बात करें, छोटे और मझले किसानों की बात करें, तो सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है कि लगभग 19,000 करोड़ रुपए
ऑलरेडी पीएम किसान फंड के द्वारा दिए जा चुके हैं। जहाँ तक फसल के नुकसान की बात है तो उसके लिए लगभग 6,500 करोड़ रुपए सरकार ने फसल बीमा योजना में बांट दिए। तो ये सारी चीजें सरकार अपने स्तर पे कर रही है। यहाँ तक आपने तात्कालिक लाभ की बात करी तो जो सालाना 6,000 रुपए जो सरकार के खाते से दिए जा रहे हैं ये तात्कालिक लाभ है किसानों को। अगर हम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए वाकई चिंतित हैं, वाकई इस दिशा में कोई प्रयास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना होगा। सरकार ने जो आज 1 लाख करोड़ की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा की, 20,000 करोड़ की घोषणा हुई मत्स्य पालन और एनिमल हस्बेंड्री के लिए। ये सारे जो घोषणाएं हैं, ये सारे जो पैसे हैं वो सही दिशा में यूज होंगे जिससे कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा भारतीय कृषि का। अगर हम बात करें कि भारतीय कृषि में मुख्य समस्या क्या है तो आप ये देखिए कि किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा, किसानों की आय नहीं बढ़ रही। ठीक है, सरकार केंद्र सरकार ठीक है, आप कह रहे हैं कि एमएसपी की जो दिया गया है 74,300 करोड़ का खर्च कहा गया है कि सीधा एमएसपी पे गया है। प्रोफेसर मजूमदार, ये तो सीधा हमारे किसानों को पिछले 2 महीनों में गया है, ये सरकार का कहना है, इतनी राशि गई है। तो इससे हमारे किसान के हाथ में, अगर उसकी फसल अच्छी हुई, उसके हाथ में कुछ पैसा आया होगा या नहीं? इसमें कौन सी राशि ऐसी है जो आमतौर पर उसको नहीं मिलती? उसमें नया क्या है? जहां तक अभी जो फिलहाल नुकसान हुआ है लॉकडाउन के चलते, उसकी भरपाई कैसे होगी? पीएम किसान स्कीम में जो पैसा दिया जाता है वो तो पहले से ही है और वो बहुत न्यूनतम है, उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है? उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो तो आप हर साल करते हैं, इस साल ज्यादा हुई है या कम हुई है? कम हुई है, तो यानी कि उससे किसान को जो फायदा होता वो कम हुआ है। एक आंकड़ा दे देने से कि हमने इतना प्रोक्योरमेंट किया है वो तो काफी नहीं है। प्रोक्योरमेंट तो हर साल होती है। इस वर्ष जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो आम तौर पर जो प्रोक्योरमेंट होती है उससे कम हुई है, यानी कि सरकारी प्रोक्योरमेंट के माध्यम से जो किसानों को फायदा मिलता है वो आम वर्षों के मुकाबले में कम है। उसकी भरपाई कैसे होगी? भरपाई करने के लिए कोई भी कदम नहीं लिया गया है। और इसमें जो सोच जो है वो ये वित्त मंत्री ने साफ कह दिया कि हमारा उद्देश्य है किसान सबको एम्पावर करना, एंटाइटल नहीं। उसका मतलब ये है, उसको अगर डिकोड करें, कि सरकार जो है खर्चे का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। और अगर यह नजरिया रहा तो किसानों की आज की समस्या जो है उसका भी समाधान नहीं होगा और लंबे समय में जो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाना है कृषि क्षेत्र का तो उसमें सरकारी खर्च को बढ़ाना पड़ेगा। वो भी आप बढ़ाने को तैयार नहीं है। तो आप ना आज की समस्या का समाधान कर रहे हैं ना लंबे समय का समाधान कर रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन की बात हो रही है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन तो पार्लियामेंट में बहस के बाद होनी चाहिए, लेकिन आज के संदर्भ में क्या आप कर रहे हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में? आज तो स्थिति यह है कि आपको कालाबाजारी रोकने की जरूरत है, लोगों को एसेंशियल कमोडिटीज सस्ते दाम में मिले ये सुनिश्चित करने की जरूरत है। तो आज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में वो संशोधन की बात आज महत्वपूर्ण नहीं है, वो आप कल संसद में बहस करके कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो समस्या है किसानों के सामने, मजदूरों के सामने, उसका आप समाधान नहीं कर रहे। और अगर आप इसको नहीं करते तो बाजार में जो मांग की स्थिति है जो पहले से ही खराब थी वो और खराब रहेगी। और अगर ये मांग की स्थिति रही तो आपकी अर्थव्यवस्था वापस पटरी में नहीं आ सकती। बिल्कुल। बड़े शशांक, आप कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोक्योरमेंट पिछले साल से अगर कम हुआ है तो कम किसानों को फायदा हुआ होगा, आय भी कम उसके हाथ में आई होगी। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। केंद्र सरकार का काम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करना। प्रोक्योरमेंट जो होता है वो राज्य सरकारों के द्वारा होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके द्वारा होता है, तमाम तरह की अलग अलग फूड एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हैं उनका काम है। आप ये सारा दोष केंद्र सरकार के मत से नहीं डाल सकते कि इस साल फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट कम हुआ, एमएसपी सपोर्ट प्राइस के मुताबिक जितना पैसा जाना चाहिए था वो गया कि नहीं गया। आप राज्य सरकारों की अकाउंटेबिलिटी का फिक्स कीजिएगा। सारा मत्था आप केंद्र सरकार के मत से डालिएगा। केंद्र सरकार तो पैसे देने को तैयार है,
प्रोक्यूरमेंट का काम कौन करेगा? पहली बात। ये कोरोना का समय है, ये कोरोना का समय है, पूरा देश एक बन के काम कर रहा है और केंद्र सरकार की बात ही सुनी जा रही है। पूरा देश एक बन के काम कर रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी सबकी फिक्स होनी चाहिए। वो राज्य सरकारों से भी पूछा जाना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस से पैसा रिलीज करने को तैयार है तो आप प्रोक्यूरमेंट क्यों नहीं कर रहे? पहली बात। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ, किसानों का इन्होंने बोला कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जब संशोधन होगा तब होगा। चलिए मैं मानता हूं, जब ऑर्डिनेंस आएगा, पार्लियामेंट एक्ट पास करेगी, होगा। मैं ये बताइए कि क्या एक तथ्य नहीं है, क्या इस तथ्य को झुठलाया जा सकता है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव होने चाहिए? क्या इस तथ्य को झुठलाया जा सकता है कि जो लाइसेंस राज, परमिट राज है, कि किसानों को अपना पैदावार किसी विशेष लाइसेंसी को ही बेचना पड़ता है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए? क्या इस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए? अगर आज सरकार ये काम फैसले ले रही है तो उसका बजाय प्रशंसा करने के उसमें सवाल किए जा रहे हैं। वेनु मैं आपसे समझना चाहूंगी, योगेंद्र यादव को कुछ देर में पहले सुन रही थी, वो 20,000 करोड़ का ब्रेकअप दे रहे थे। अब उनका कहना था कि 9 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है। मैं कल तक की बात कर रही हूँ, ये कल तक की। उसमें से भी असली जो है, जो जमीन पर हुआ है, वो 35,000 करोड़ का ही है। मैं आपसे जो आंकड़े जो आप लोग समझते हैं, उस लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूंगी। एक तरफ तो ये आंकड़े हो गए कि भाई जमीन पर सरकार को हम पूछ सकते हैं कितना पैसा। जो 20,000 करोड़ की बात प्रधानमंत्री ने हमारे कही है, उनका क्या लक्ष्य था कि वो अतिरिक्त 20,000 करोड़ दे रहे हैं, या फिर जो पहले से बजट का प्रावधान चला आ रहा है, या 2 महीनों में जो भी लॉकडाउन के बाद इस्तेमाल किया गया होगा वो ब्रेकअप है? क्या आप अर्थशास्त्री के तौर पर आप जरा ब्रेकअप दीजिए इसका। में निधि, सीधी सी बात है, मैं एक छोटे सेंटेंस में इसका मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूं। 20 लाख करोड़ जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कहा, उसमें से करीब 8 लाख करोड़ जो आरबीआई ने जो पैसा मार्केट में डाला वो था, वो तो खैर वो लिक्विडिटी था, वो इंटरेस्ट रेट गिराने के उद्देश्य से उन्होंने करा। उसको आप अलग कर लीजिए। बाकी जो 12 लाख करोड़ है, उसमें से अभी करीब 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का पिछले 2 दिन में पूरा निर्मला सीतारमण जी ने पूरे सबके सामने रखा है। उसमें सरकार के अपने जेब से जो एडिशनल जो पैसा, वो 25-30 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं है, और ये ना के बराबर है। निधि, जब कोरोना के कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में आप देखें, इसमें कोई नया पैसा किसी को नहीं दिया जा रहा। और अभी साहब कृषि का कह रहे थे कि आप वित्त मंत्री कह रही है कि किसानों ने अच्छा काम किया, खारिफ स्टेट्स की प्रशंसा कर रही थी, तो कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर ने, पंजाब ने तो लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि इसमें किसानों को बोनस क्यों नहीं दिया 100 रुपए पर क्विंटल। भाई, किसानों के काम को इसकी सराहना करनी चाहिए। ऐसे टाइम पे उन्होंने जितना भी किया सही किया, मगर वो दिया नहीं सरकार ने। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, सरकार ने अपने बजट से एक्स्ट्रा कितना दिया है इस कोरोना के चलते, और इस आपदा के चलते में जो गरीबों और किसान, चाहे वो किसान हो, चाहे रेडी वाला हो, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, उनके जेब में कितना दिया है, इसका जवाब नहीं है। और ये सारी 2 साल 3 साल की स्कीमें, बजट की स्कीमें, इनको बार बार ही दोहराया जा रहा है। और ये पिछले 6 साल से निधि, आप इस सरकार ने दावा किया था कि किसानों की आय दुगनी होगी 2022 तक, और अभी दुगनी के आसपास, उसके आधा 50% ग्रोथ भी नहीं है अभी, दुगनी तो छोड़ो। तो ये सारे आंकड़े अगर आप देखेंगे तो बहुत ही चिंताजनक है। वाकई में जमीनी जो स्थिति है कितनी चिंताजनक है, और कितना मरहम लगेगा आज की घोषणाओं से। एक छोटा सा ब्रेक, शशांक कुछ कहना चाह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद शशांक आती हूं और आप ही से शुरू करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक। तो वित्त मंत्री की घोषणाओं को हम समझने की कोशिश करें, और आज जिस तरह से खासतौर से हमारे किसानों और उनसे जुड़े मूलभूत ढांचे से जुड़े हुए तमाम 11 कदमों का ऐलान किया गया है, तो वाकई में हमारे किसानों को कितना फायदा होगा ये हम समझने की कोशिश करें। शशांक, आप अपनी बात सामने रखना चाह रहे थे। जिस तरह से बम्पर पैदावार हुई है, आपने भी माना प्रोक्योरमेंट कम हुआ तो कम किसानों को पैसा मिला होगा। अगर इतनी अच्छी पैदावार हुई तो, और मुख्यमंत्रियों ने कहा था भाई बोनस ही दे देते, वो नहीं दिया, तो आपका आंकलन क्या है, क्यों इससे गुरेज हुई है सरकार की तरफ से? जी, मैं उसके पहले मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूँ।
सब तो बात हो रही थी कि 10 लाख करोड़ में सरकार ने कितना पैसा दिया, कितना लोन के तौर पे दिया, एक्चुअल खर्चा फिजिकल बैलेंस शीट पे सरकार के मैथ पे इतना पड़ेगा। अगर कोई ये सोचे कि 20 लाख करोड़ जो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया वो सारा का सारा एज ए रिलीफ पैकेज सीधे जेब में डाला जाना था, तो ये बड़ा ही हास्यास्पद होगा, क्योंकि भारत सरकार का बजट भी 31 लाख करोड़ का है और उसके बाद कोरोना के क्राइसिस में जब टैक्स रेवेन्यू कम आ रहा है उस समय तो ये सोचे कि 31 लाख करोड़ के बजट में 20 लाख करोड़ एडिशनल पंप कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से पैसा और सीधे जेब में डाल दिया जाएगा, तो मेरे तरफ से मैं तो बस यही बोलूंगा कि आप साथ बातें होंगी। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई की रिपोर्ट है, पब्लिक डोमेन में है, कोई भी जाके देख सकता है। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में राज्य सरकारों का बजट था 32,16,000 करोड़, केंद्र सरकार का कलेक्शन था 26,98,000 करोड़। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो सब कोई केंद्र सरकार की तरफ ही मुंह उठा के क्यों देखता है? क्या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? आज जो अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं कि बोनस देना चाहिए था, तो क्या पंजाब सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने आपका जो ये सवाल है, आपका ये सवाल है प्रोफेसर मजूमदार के पास ले जा रहे हैं। प्रोफेसर मजूमदार, अब शशांक का ये कहना है कि भाई केंद्र की तरफ ही क्यों देखा जाता है आपदा के समय में, क्यों राज्य सरकारें अपना काम नहीं करती? क्या ये इस समय वाजिब सवाल है या नहीं है? देखिए, आज इस आपदा की स्थिति में मुख्य जिम्मेदारी जो है, चाहे वो कोरोना से जूझने के लिए है, चाहे उसके आर्थिक परिणाम है, उससे जूझने के लिए मुख्य रूप में जो जिम्मेदारी है वो तो राज्य सरकारें ही निभा रही हैं। क्या लॉकडाउन के प्रावधान होंगे वो केंद्र सरकार तय कर रही है, लेकिन मुख्य रूप से राज्य सरकारें ही लागू कर रही है। लेकिन वित्तीय क्षमता जो है वो जो केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकारों के पास नहीं है जी। हमने देखा है कि राज्य सरकारें बोले जा रही कि उनको अधिक साधनों की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से वो सपोर्ट जो होना चाहिए राज्य सरकारों को वित्तीय रूप से, वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका कहना है कि देखिए, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि 20 लाख करोड़ का हमारा पैकेज है। ईमानदारी से सरकार जनता के सामने ये पेश कर दे कि इस 20 लाख करोड़ का पैकेज में कितने लाख करोड़ का जो खर्चा है वो अधिक करने वाली है इस साल में। 2020-21 के लिए 30 लाख करोड़ का खर्चा केंद्र सरकार करेगी, ये तो बजट में था। इस 20 लाख करोड़ में से कितना अधिक खर्चा करने वाली है वो स्पष्ट कर दे। ठीक है, हम जो देख रहे हैं कि सरकार ने 8 मई को यह तय किया कि इस साल जो वो कर्जा लेगी केंद्र सरकार, उसको 4.2 लाख करोड़ पहले जो अनुमान किया गया था उससे बढ़ाया गया है। ठीक है, लेकिन जो राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह के चलते गतिविधियां बंद रही, आर्थिक व्यवस्था ठप रही, उसी की भरपाई में ये ज्यादातर निकल जाएगा, तो सरकारी खर्च कहां से बढ़ेगा? बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक, सर माफी चाहती हूँ, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आएंगे। और वेनु, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चलिए नकदी की बात अलग रही, किसान के हाथ में कितना आएगा, लेकिन क्या जो उसका प्रोड्यूस है, जो उसका उत्पादन है, क्या वो सीधे अब मार्केट पे खुले तौर पर बेच सकेगा? जो उसका हम तमाम तस्वीरें हर साल देखते हैं, टमाटर, प्याज, अनाज सड़ रहा है, क्या वो अब सड़ना बंद होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस सवाल पे बात करेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।